अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम एक पाकिस्तान के साथ मैं हूं ज़ौक अहमद। नाज़रीन, बानी पीटीआई की बिनाई के मामले पर सियासी दर्जा हरारत बढ़ गया है। फ्रेंड ऑफ कोर्ट बैरिस्टर सलमान सफदर की सुप्रीम कोर्ट में पेश की गई रिपोर्ट के मुताबिक बानी पीटीआई इमरान खान की बिनाई मुबैना तौर पर सिर्फ 15% रह गई है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने ना सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ने 16 फरवरी से पहले तिब्बी मुआयने बल्कि बेटों से टेलीफोनिक राब्ता कराने का भी हुक्म दिया। लेकिन बात इससे खत्म नहीं हुई। हुकूमत ने मुबैना गफलत की सूरत में जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का इंदिया दिया है। वफाकी वजीर पार्लिमानी अमूर तारिक फजल चौधरी ने आज सवाल उठाया कि अगर अक्टूबर से आंख का मसला था और बर वक्त इलाज नहीं हुआ तो यह मुजरिमाना गफलत होगी, लेकिन दस्तयाब रिकॉर्ड पीटीआई के दावों की तायद नहीं करता। उनके मुताबिक बानी की बहन ने 2 दिसंबर 2025 को मुलाकात के बाद सेहत को बेहतरीन करार दिया था। तारिक फजल चौधरी ने क्या कहा, यह भी सुन लें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो बात कर रही है कि अक्टूबर से उन्हें जेल में ये आंख की तकलीफ हुई और उन्हें इलाज मुआवजे की सहूलत मुयसर नहीं की। अगर उनकी ये बात ठीक है तो फिर हम इसे एक मुजरमाना गफलत करार देंगे, और जिसने भी ये मुजरमाना गफलत की होगी, चाहे वो जेल का अमला है या दीगर जो जिम्मेदारान हैं, जो जिम्मेदारान से मुराद वो डॉक्टर्स हैं जो उनकी सेहत और उनका चेकअप पे मामूर थे, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। अब सब जानते हैं कि 2 दिसंबर को जो उनकी बहन है उस्मा खान साहिबा, उनकी मुलाकात होती है इमरान खान साहब से, और उसके बाद उन्होंने फरमाया कि जो मनवन मेरी गुफ्तगू हुई है इमरान खान से वो मैं मीडिया के सामने रख रही हूँ। उन्होंने उसमें आंख की तकलीफ का जिक्र नहीं किया। तारिक फजल चौधरी ने वाज़ेह किया कि अगर कोताही साबित हुई तो हुकूमत जिम्मेदारी कबूल करेगी। दूसरी जानिब राना सनाउल्लाह ने सेनेट में वाज़ेह किया कि 4 माह की गफलत का इल्जाम दुरुस्त नहीं। जेल डॉक्टर के अलावा बाहर के डॉक्टर भी 25 बार चेकअप कर चुके। बानी पीटीआई जिससे चाहते हैं इलाज करा लें। उधर सेनेट में ही बानी की सेहत के बारे में करारदाद मुस्तरद होने पर पीटीआई सरापा एहतजाज है। अब एक तरफ मुज़ाकरात की खबरें हैं और दूसरी तरफ है डेडलॉक। ऐसे में मामले ने नया मोड़ लिया है, जिससे बानी की बनीगाला मुंतकली की अफवाहों की भी तरदीद हो गई है। बानी पीटीआई को कब और कहां मुंतकिल किया जाएगा, आज वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने यह भी बता दिया। उन्होंने क्या, आइए जानते हैं। सर जी, आइज का भी हॉस्पिटल होगा वहाँ पे, हर चीज़ की फैसिलिटी होगी वहाँ पे। तो इस्लामाबाद की तरफ से सजा हुई है तो फिर आ जाएंगे जो इस्लामाबाद। अब इस सारी सूरत हाल में सवाल यह है कि सियासत में आखिर हो क्या रहा है। डील की सरगोशियां, नो डील के दावे, रिलीफ, आधा रिलीफ या नो रिलीफ। क्या तहरीक इंसाफ की सियासत यहां आकर ठहर गई है? क्या बानी की सेहत एक इंसानी मामला है या सियासी हथियार? और सबसे अहम यह कि बानी की बिनाई के मामले पर सियासत कौन कर रहा है, हुकूमत या फिर ऑपोजिशन? इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मरियम वट्टू साहिबा, जो कि बुशरा बीबी की हमशीरा हैं। बहुत शुक्रिया मरियम साहिबा आपके वक्त का। सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपके पास इस वक्त जो ताज़ा तरीन इतलात हैं इमरान खान की सेहत के हवाले से, वो क्या हैं? और फिर क्योंकि फैमिली की मुलाकात हुई बुशरा बीबी साहिबा से चंद दिन कबल, तो उस मुलाकात में क्या डिस्कस हुआ, उन्होंने क्या बताया? जी अस्सलाम वालेकुम। हमारी फैमिली की तकरीबन 3 महीने मुलाकातें बंद रहीं बुशरा इमरान से, और उससे तकरीबन 2 हफ्ते पहले उनको फर्स्ट टाइम जब मिली इजाज़त मुलाकात की, तो उसी पे हमें पता लगा कि खान साहब की आंख के जो अफवाहें फैल रही थी वो अफवाहें नहीं है। तो एक्चुअली खान साहब की आंख काफ़ी ख़राब है और उनको प्रॉपर मेडिकल केयर नहीं मिल रही। और इसी पे फिर जब फैमिली बाहर आई तो हमने सबको इन्फॉर्म किया, इंक्लूडिंग खान साहब की सिस्टर्स के और जो पार्टी लीडर्स हैं उन सबको बताया। दैट वाज 3rd ऑफ फरवरी, 3rd या 4th ऑफ फरवरी था, आई थिंक 3rd फरवरी जब मुलाकात हुई थी। तो उसी वक्त हम लोगों ने सबको इन्फॉर्म किया कि जी खान साहब को अर्जेंट मेडिकल केयर की ज़रूरत है और आप प्रेस ऑन करें जहाँ भी जजेस को और जो भी रिस्पॉन्सिबल लोग हैं उनको, अथॉरिटीज़ को, कि खान साहब को अर्जेंट मेडिकल केयर प्रोवाइड की जाए। बट आई डोंट नो कि क्यों। और फिर लास्ट वीक भी जब मुलाकात हुई फैमिली की तो फिर निकल के पीके बीबी बहुत परेशान है और उनकी खान साहब से मुलाकात हुई है और उन्होंने बताया कि खान साहब की आंख बिल्कुल सही नहीं हो रही, 10% भी उसमें बेहतरी नहीं आई है। तो इस पे बात करें, इस इशू को जो है हाईलाइट करें और कोशिश करें कि उनके जो प्राइवेट उनके फिजिशियंस हैं उनको एक्सेस मिले, उनकी सिस्टर्स को एक्सेस मिले। तो फिर फैमिली ने निकल के मुझे बताया, फिर मैंने उस पर ट्वीट किया, फिर फैमिली खान साहब की बहनों को भी बताया फैमिली ने, क्योंकि वो निकलते हैं जब वो मुलाकात के लिए जाते हैं तो खान साहब की बहनें भी वही होती हैं। और फिर जो पार्टी लीडर्स हैं उनको फिर दोबारा बताया। बट आई डोंट नो कि जब तक सलमान सफदर की रिपोर्ट नहीं आई तो वाई
nobody took it as serious as they should have taken. तो मुझे उन सब पे भी होता है कि जब हमने आपको 3rd February से बताया था तो why it was not taken as a serious issue from that time. अच्छा, इसके हवाले से थोड़ी सी कंफ्यूजन भी है जो हुकूमती वुज़रा की जानिब से भी बार बार मेंशन की जा रही है। जैसे तारिक फजल चौधरी साहब ने आज जो बयान दिया उसमें उन्होंने कहा कि अक्टूबर में अगर ये आग का मसला शुरू हुआ था तो नवंबर में इमरान खान की हमशीरा की उनसे मुलाकात हुई। उस मुलाकात के बाद क्यों नहीं इस बात को मीडिया पर बताया गया? एक मुतनाज़ ट्वीट तो सामने आ गई, लेकिन इमरान खान की सेहत के हवाले से कहा गया कि वो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल तंदुरुस्त हैं। तो तब क्यों नहीं ये मामला उठाया गया उस वक्त? अगर नवंबर में ब्रीफली उस्मा आपा की मुलाकात हुई होगी तो देखिए, खान साहब ने खुद जो सलमान सफदर की रिपोर्ट है उसमें बताया कि मेरी आंखें बिल्कुल सही थी और फिर धुंधलाना शुरू हो गई। उन्होंने उस वक्त इतना सीरियस इशू नहीं होगा जब वो उस्मा आपा से मिले होंगे। और खान साहब उन लोगों में से नहीं है जो अगर थोड़ा सा तबीयत खराब हो तो बहुत ज्यादा शोर मचाएं। आपने अभी भी देखा कि रिपोर्ट में कि जो सलमान सफदर ने दी वो किसी चीज पे कंप्लेन नहीं कर रहे हैं। तो उन्होंने यही कहा होगा कि जो ड्रॉप्स मुझे दिए हैं या जो भी मैं सही हो जाऊंगा। लेकिन जब फिर आपको पता है कि 3 महीने मुलाकात ही नहीं होने दी। हमारी भी बीबी से 3 महीने मतलब नवंबर में हम लोग मिले थे और उसके बाद अब फरवरी में मिले। तो बीच में इन्होंने खान साहब की मुलाकातें बिल्कुल नहीं होने दी। अब इनको डॉक्टर को दिखाना चाहिए था। जब खान साहब ने एकदम से उनकी नजर आना बंद हुई, बहुत सीवियर हो गया, तब इन्होंने पिम्स के डॉक्टर को बुलाया। और अगर आपको पता है कि अगर इतना सीरियस और अर्जेंट मैटर नहीं होता तो कभी भी ये खान साहब को हॉस्पिटल नहीं लेके जाते। फिर ये खान साहब को छुपा के हॉस्पिटल लेके गए। आप ये छोड़ें कि क्योंकि बाहर तो लैक ऑफ इंफॉर्मेशन है, बाहर तो ये किसी को ना फैमिली को ना लॉयर्स को कुछ बता ही नहीं रहे। हाउ कैन दे ब्लेम द फैमिली और एनीबडी फॉर दैट? खान साहब की फैमिली को जब पता ही नहीं कि अंदर क्या हो रहा है तो उनको ब्लेम नहीं कर सकते। जिनको पता था, जो अथॉरिटीज हैं जिनके अंडर ये जेल है, जो लोग इसको कंट्रोल कर रहे हैं, इट वाज देयर उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो प्रॉपर मेडिकल केयर प्रोवाइड करते खान साहब को। क्रिमिनल नेग्लिजेंस है। लेकिन मरीम साहब, पार्टी के अंदर ये बात होती रही। जैसे 8 फरवरी के एहतजाज के हवाले से जब हिकमत अमली बनाई जा रही थी तो फिर महमूद खान अचकज़ई साहब, जिनको तमाम रिस्पॉन्सिबिलिटी इमरान खान साहब ने खुद दी हुई है कि वो मुज़ाकरात भी कर सकते हैं या पार्टी की हिकमत अमली मुस्तकबिल की क्या होगी वो डिसाइड कर सकते हैं, उन्होंने खुद ये कहा था कि इतना मसला नहीं है इमरान खान की सेहत का जितना बताया जा रहा है। फिर उसके अलावा मिसाल यूसुफजई साहिबा ये कहती हैं कि अलीमा खानम साहिबा को सब मालूम था लेकिन उन्होंने उस तरह उस बात को हाईलाइट नहीं किया। तो इस पर भी सवालात उठ रहे हैं कि सब कुछ मालूम भी था और फिर पार्टी खुद ये कहती रही या पार्टी से वाबस्ता लोग ये कहते रहे कि इतना मामला संगीन नहीं है। देखिए, बात वही आ जाती है कि इंफॉर्मेशन ब्लॉक की गई खान साहब से। कोई भी अक्लमंद इंसान वो ये नहीं सोच सकता ना कि अगर खान साहब को इतना बड़ा इशू है तो क्यों नहीं बताएंगे फैमिली को या लॉयर्स को, उनको मेडिकल केयर प्रोवाइड करेंगे। तो अलीमा पर यही सोचा होगा कि खान साहब कुछ नहीं है, अफवाहें अब मुझे नहीं पता कि अलीमा पर ने उनको कहा या नहीं कहा। मशाल साहिबा की किसी चीज को मैं वेरीफाई नहीं कर सकती, ना करना चाहूंगी। ये अचकज़ई साहब से आप पूछ सकते हैं कि उनको किसने कहा। लेकिन अब जो हुकूमती बयानात आ रहे हैं उसमें से राना सलाउल्लाह साहब ने आज सेनेट में खड़े होकर ये कहा कि एक तो इमरान खान की सेहत पर सियासत ना करे, साथ उन्होंने ये भी कहा कि इमरान खान जहां चाहें उनका या जिस डॉक्टर से चाहे उनका इलाज करवा सकते हैं। तो अगर अब ऑप्शन मिलती है इलाज की और हुकूमती सीनियर वज़रा ये कह रहे हैं तो क्या आपको लगता है कि वो ऑफर जो है वो ले भी ली जाएगी और जल्द से जल्द उनका इलाज भी हो जाएगा? अगर रना सना ने ये कहा है कि सियासत नहीं करनी चाहिए तो उनको भी नहीं करनी चाहिए, किसी को नहीं सियासत करनी चाहिए। खान साहब की नजर का मामला है। खान साहब ने इस कौम के हीरो हैं, मोहसिन हैं, उन्होंने इतना काम किया है इस कौम के लिए, तो उनके साथ इस तरह का सलूक, इस तरह अगर देखें, अगर कुछ नहीं है, अगर खान साहब बिल्कुल सही है, प्राइवेट डॉक्टर्स को एक्सेस दे दें, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। खान साहब को अगर कुछ है तो उनको एक्सेस टू द हॉस्पिटल। देखिए, खान साहब तो अभी तक कभी, उन्होंने 2.5 साल में इतनी तंग कोठरी में गुजारे हैं, उन्होंने तो कभी कंप्लेन ही नहीं की और अभी भी वो कुछ नहीं मांग रहे। वो सिर्फ ये कह रहे हैं कि मेरी बिनाई जा रही है। क्या चीज मांग रहे हैं वो इस कौम से? वो कुछ नहीं मांग रहे हैं। तो ये इस कौम का फर्ज नहीं बनता कि उनके लिए आवाज उठाएं और निकले, और अना सना का नहीं बनता कि थोड़ा सा ज़रफ दिखाएं। और बाकी जो आके मिनिस्टर्स झूठ बोल रहे हैं उनमें थोड़ा सा ज़रफ नहीं है कि वो आके सच बोलने की हिम्मत रखें। और अगर हम झूठ बोल रहे हैं तो ठीक है, एक्सेस दे दें डॉक्टर्स को, क्यों नहीं दे रहे एक्सेस? व्हाट डू दे हैव टू हाइड? ऑफ कोर्स दे हैव टू हाइड अ लॉट, तभी तो नहीं दे रहे। लेकिन क्या कौम अंधी है या उनको भी ये करना चाहते हैं, उनकी भी बेनाई छीनना चाहते हैं सबकी?
और आपको पता है कि खान साहब की दूसरी आंख भी डेंजर में है। अगर खान साहब को अभी प्रॉपर इमीडिएट केयर नहीं मिलेगी तो जिस रीजन से उनकी एक आंख की बिनाई चली गई है ऑलमोस्ट, तो दूसरी भी जा सकती है, इसलिए उनको अर्जेंट केयर चाहिए। और जिन डॉक्टर से भी मैंने कंसल्ट किया वो ये कह रहे हैं कि CRV को वीओ का अंडरलाइन कोई कॉज हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल exposure to poisonous objects, exposure to even जो उनके खाने में उनको कुछ ऐसा आर्सेनिक या कुछ ऐसा डाल के देने से वो भी हो सकता है। मैं किसी भी कोई एलिगेशन से कह रही हूँ, लेकिन हमारे जहन में हर तरह के सवाल आते हैं कि एक परफेक्टली हेल्दी इंसान जिसको कोई आंखों का मसला नहीं है, अक्टूबर में 6/6 विजन है, उसकी एकदम से बिनाई कैसे जा सकती है? These are serious questions and somebody has to answer them. लेकिन इस तमाम सियासी सूरत हाल के अंदर ये भी कुछ खबरें या कुछ लोग ये भी कहते रहे कि बुशरा बीबी ने बैरिस्टर सैफ के जरिए जो है वो इस्टेब्लिशमेंट से मामलात को हल करने की हिदायत दी और कहा कि मामलात को हल किया जाए ताकि फिर रिलीफ मिल सके। क्या इस किस्म के राब्ते करने का कहा गया उनकी जानिब से? खाम में बुशरा इमरान का नाम लगा के अफवाहें फैलाई जाती हैं। कब हुई है बैरिस्टर साहब की मुलाकात उनसे? अभी जब 3 महीने के बाद हमारी फैमिली की मुलाकात हुई, इस दौरान में उनकी किसी से मुलाकात नहीं हुई, कोई नेगोशिएशंस नहीं हो रही हैं, कोई बात नहीं हो रही है बीबी की तरफ से। जो भी ये बकवास करता है वो इंतहा, मुझे ऐसे वर्ड्स भी यूज करते हुए अच्छे नहीं लगते, लेकिन जब मैं लोगों की बकवास सुनती हूँ तो मुझे गुस्सा आता है कि क्यों इस तरह की जो है खराबात फैलाते रहते हैं खामखा में। एक इंसान की सेहत का मसला है, उनकी जान का मसला हो सकता है, और यहाँ पे सबको अपनी ये सियासत किसी को पड़ी होती है, किसी को क्रेडिट उसका पड़ा हुआ होता है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट खान साहब को मेडिकल केयर चाहिए, अर्जेंट मेडिकल केयर चाहिए। और मुझे तो जज साहब की भी नहीं समझ आती कि एक बंदे की आंख का मसला है, सीरियस है, तो जी 96 आवर्स में आप करें। और अभी तक जब लास्ट टाइम मेरी अभी आज वकीलों से बात हुई तो अभी तक ऑर्डर पे दस्तखत नहीं किए जो कल फैसला दिया है कि जी डॉक्टर्स को एक्सेस दें। मुझे तो इस जस्टिस सिस्टम की भी समझ नहीं आती है, जजेस की भी समझ नहीं आती है। और मुझे आप लोगों से पूछना है कि आप लोग एज नेशन ऑफ पाकिस्तान के आपको समझ आ रही है कि आप लोगों के साथ क्या हो रहा है? आज खान के साथ हो रहा है, कल सबके साथ होगा। और जैसे खान साहब कहते थे कि मैं तो बर्दाश्त कर लूंगा, क्या आप लोग बर्दाश्त करेंगे जो आपकी महंगाई हो रही है, जो आपकी इन्वेस्टमेंट रुक रही है, जो आपके कारखाने बंद हो रहे हैं, जो आपकी बिजली महंगी हो रही है? क्या आप लोग बर्दाश्त कर पाएंगे? कितना अरसा कर्जा लेके गुजारा करें? लेकिन मरीम साहिबा 2024 नवंबर के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुनज़्ज़म तौर पर हमें नज़र नहीं आई, ना तो एहतजाज करते हुए, ना कोई धरना देते हुए। और इमरान खान की सेहत हो, उनकी रिहाई हो, उनके केसेस हों, किसी चीज़ पर पार्टी मुनज़्ज़म नहीं नजर आई। तो आपको मायूसी होती है जो पार्टी की कारकर्दगी या हिकमत अमली टिल नाउ रही है? सॉरी टू से, पार्टी ने फैसले किए क्या हैं? पार्टी ने क्या फैसले किए हैं जिसपे मुझे डिसअपॉइंटमेंट या जो भी मैं अप्रिसिएशन करूं? मुझे पहले तो बताया ना कि उन्होंने फैसले किए क्या हैं। नथिंग, आई एम सॉरी टू से। और आज भी ये कि जो फैसला के जी सिर्फ धरना देंगे, धरने तो पहले इन्होंने देख लिए हैं। देखिए, मैं कभी ये नहीं कहती कि जो अवाम है वो हमेशा कभी मैं हमेशा कहती हूँ पीसफुल प्रोटेस्ट करें। यू हैव टू से व्हाट यू वांट, द पीपल हैव टू से इट। लेकिन जो लीडर होते हैं उनको लीड करना होता है। दे आर द वॉइसेस, दे आर द कोऑर्डिनेटिंग फोर्सेस, दे हैव टू लीड, दे हैव टू एनकरेज। अगर लीडर डर के बैठेंगे घर में तो अवाम तो बिल्कुल उनसे, मतलब व्हाई यू आर कॉल्ड लीडर? यू हैव टू शो द करेज। सिर्फ धरना देने से मुझे नहीं लगता कि कुछ होगा। और अब अगेन बात वही आ जाती है कि हमारे जो, मैं तो अलीमा आपा से रिक्वेस्ट करूंगी कि एज अ फैमिली मेंबर, एज अ सीनियर, उनके सब वर्कर्स भी रिस्पेक्ट करते हैं कि वो प्रोटेस्ट को लीड करें, वो एक प्रोटेस्ट कॉल करें, बड़ा सिंसियर और सीरियस किस्म का। ऑफ कोर्स बहनें सिंसियर तो होंगी, लेकिन सीरियस किस्म का प्रोटेस्ट कॉल करें। और वर्कर्स आर वेरी एंग्री कि जो है एक, हम तो कह रहे हैं ना, पीसफुल प्रोटेस्ट करें ताकि लोगों को पता लगे कि खान अभी भी कितना इंपॉर्टेंट है इस नेशन के लिए। और जो लोग कह रहे हैं कि खान को कुछ नहीं हो रहा और हम सियासत कर रहे हैं, उन्हें क्या भी प्रोटेस्ट होने दें। अब इस दफा 144 ना लगाएं, हमें पीसफुल प्रोटेस्ट एक दफा करने दें। नहीं, एहतजाज और धरने से कुछ नहीं होता तो फिर किस चीज से होगा? और फिर इस वक्त आप लोगों पर यह इल्जाम लग रहा है कि आप इमरान खान साहब की जो सेहत है उस पर सियासत कर रहे हैं। ये अगर ये कहना कि खान साहब की हेल्थ को इसलिए हम लोग हाईलाइट करें कि खान साहब को कोई उसमें मिले, सहूलत मिले, तो एब्सोल्युटली एब्सर्ड। कभी भी खान साहब ऐसी चीजों के ऊपर, और ये तो फिर वही बात आ जाती है ना, हम बार बार क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं कि उनके
पर्सनल फिजिशियन को आप एक्सेस दे दें, अपने फिजिशियंस भेज दें, उनके भेज दें, दूध का दूध पानी का पानी कर लें कि जी हम कोई बहाना बना रहे हैं। और अगर आपको प्रूव हो जाए कि हम बहाना नहीं बना रहे हैं, तो जो लोग भी, जो सहाफी भी, जो मीडिया एंकर भी, जो सियासतदान भी इसको कह रहे हैं, फिर वो हमसे सॉरी कर लें, हमसे माफी मांग लें कि जी वो आप लोग सच बोल रहे थे और हमने कहा कि आप लोग सियासत कर रहे हैं। फिर वो हमसे सॉरी कर लेंगे। उन्हें कहें कि करने दें, जाने दें, इंटरनेशनल मीडिया को जाने दें, इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स को जाने दें, जाने दें, अंदर खान साहब से मिलने दें, क्या छुपा है? यानी इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के अहल खाना और आप यकीनी तौर पर बुशरा बीबी के जो अहल खाना है वो तमाम लोग ये चाहते हैं कि हुकूमत इस चीज़ को संजीदा ले और जल्द अज जल्द जो सुप्रीम कोर्ट ने अहकाम दिए हैं वो कर लें और उनके ज़ाती मौलिज को उनसे मिलने दिया जाए। बहुत शुक्रिया। बुशरा बीबी की हमशीरा मरियम साहिबा हमारे साथ मौजूद थी। नाज़रीन, हुकूमती मौक़िफ़ क्या है, इसी तबादला सूरत हाल में बात करेंगे। मुआविन ख़ुसूसी वज़ीर आज़म हुज़ैफ़ा रहमान साहब हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया हुज़ैफ़ा साहब आपके वक्त का। हुज़ैफ़ा साहब, क्योंकि इस वक्त इमरान खान साहब की सेहत को लेकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर एक इस्तराब है और इस वक्त एहतजाज भी कर रहे हैं, वो पार्लियामेंट के बाहर भी एहतजाज कर रहे हैं, तो हुकूमत का उनसे रब्ता भी हुआ है, लेकिन अपोजिशन का 1 पॉइंट एजेंडा है इमरान खान की सेहत का। तो फिर क्या सोचा है हुकूमत, किस तरह उनको यकीन दिलाएगी कि इमरान खान की सेहत बेहतर है, जो दावे किए जा रहे हैं वो झूठे हैं? जी, बहुत शुक्रिया ज़ौक़ साहब। एक तो किसी को यकीन दिलाने की ज़रूरत नहीं है। हमारी अपनी भी अव्वलीन तरजीह है कि किसी भी कैदी की सेहत सबसे अहम होती है, और यहाँ तो एक साबिक वज़ीर आज़म और एक पार्टी के सरबराह का मामला है, उस पे देखें कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। उन्हें बेहतरीन सहूलियत जो सेहत की सहूलियात हैं वो फराहम की जाएंगी। और ये कहना कि कोई किसी की नेग्लिजेंस से 85% बिनाई चली गई है या सियासी बयानियाँ बिल्ड करना, जो बानी तहरीक इंसाफ के वकील साहब हैं वही कोर्ट के फ्रेंड मुकर्रर हुए थे, उन्होंने ज़बानी बगैर देखे, ना वो डॉक्टर हैं, उन्होंने कहा 85% बिनाई चली गई है और पूरी तहरीक इंसाफ ने यकीन भी कर लिया जी 85% बिनाई चली गई है, पूरी कौम उसके पीछे चल पड़ी है। और किसी ने ये नहीं पूछा कि अगर 85% बिनाई चली गई है, डॉक्टर साहब, डॉक्टर जो है सलमान सफदर साहब, आप लॉयर नहीं डॉक्टर बन चुके हैं, तो ये बताएं कि फिर आगे आप रिकमेंड कर रहे हैं उन्हें किताबें दी जाएं। यानी एक बंदे की अगर एक आंख ऑलमोस्ट चली गई है तो वो किताबें कैसे पढ़ेगा उसके ऊपर? तो हुज़ैफ़ा साहब, आप फौरन उनके ज़ाती मौलजीन को मिलने दें, उनकी फैमिली को मिलने दें, पता लग जाएगा, इसमें कौन सी बड़ी बात हो जाएगी? जी जी, हाँ, मैं वही आ रहा हूँ उसके ऊपर। तो मकसद कहने का ये है कि बिला वजह जो है आपने एक रिपोर्ट, अगर अदालत ने आप पर एतमाद करके आपको भेजा, आपने जो रिपोर्ट तैयार की, उसकी रिपोर्ट की वजह से पूरे मुल्क में एक अफरा तफरी फैल गई। बात यह है कि ज़ाती मौलिज में डॉक्टर फैसल सुल्तान, वो तो रेटिना स्पेशलिस्ट नहीं है, शौकत खानम में एक भी रेटिना स्पेशलिस्ट नहीं है। अब सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दे दिया है तो पाकिस्तान के जो बेस्ट रेटिना स्पेशलिस्ट हैं उनसे हम उनका चेकअप कराएंगे, मेडिकल बोर्ड बनाएंगे और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की सेटिस्फेक्शन के मुताबिक उनका इलाज कराएंगे। और बिला वजह ये कहना कि जी अक्टूबर में उन्होंने कहा था, अक्टूबर में अगर उन्होंने लिख कर दिया था सुप्रीम जेल को, एक तो कोई उसका प्रूफ सामने लाएं, कोई उन्होंने लिख कर नहीं दिया था कि मेरी आंख का इशू है, और ये बिल्कुल एक झूठ बोलते हैं। अगर आपकी बहन 1.5 महीना पहले मिली थी और आपकी आंख में इतनी तकलीफ थी और आप अक्टूबर या सितंबर से तड़प रहे हैं, तब आपने अपनी बहन को तो नहीं बताई ये बात कि वो बाहर आकर ट्वीट जो उसने किया था एक मुतनाज़ा, उसमें ये बात भी ऐड कर देती। मैं किसी की सेहत पे सियासत नहीं करना चाहता, अल्लाह उन्हें सेहत दे और उनकी एक तकलीफ है, अल्लाह उन्हें इस तकलीफ से निकाले। लेकिन जब आप उस तकलीफ को सियासी मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं और हमारे ऊपर ये इल्जाम लगाते हैं कि हमने कोई आपकी आंख से खेलने की कोशिश की है, तो जरा फिर मेरी जिम्मेदारी बन जाती है कि बीइंग द स्पोक्सपर्सन ऑफ द गवर्नमेंट मैं इसका दिफा करूं और आपके सामने फैक्ट्स रखूं। अच्छा हुज़ैफ़ा साहब, अब सुप्रीम कोर्ट ने एक तो कहा कि उनका चेकअप कराया जाए 16 फरवरी से पहले, एक ये भी कहा कि उनके बेटों से भी उनकी टेलीफोनिक गुफ्तगू कराई जाए। अब क्या 16 फरवरी से पहले हुकूमत ये दोनों काम करने जा रही है? जी जी बिल्कुल, इसमें तो कोई अभाम ही नहीं है जी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इज दिस मोस्ट सुपीरियर कोर्ट ऑफ दिस कंट्री, और अगर उस कोर्ट ने एक ऑर्डर किया है तो इंशाल्लाह ताला हम उनकी बेटों से बात भी कराएंगे। जो मैकेनिज्म है आइंदा बात कराने का, वो भी सुप्रीम कोर्ट में नेक्स्ट वीक में कंप्लायंस रिपोर्ट जमा कराएंगे, और जो मुआलिजीन तक एक्सेस है और सुप्रीम कोर्ट की सेटिस्फेक्शन के मुताबिक जो उनकी आंख का बेस्ट मुआयना और इलाज है वो करवाएंगे इंशाल्लाह ताला। उसमें तो कोई दो राय है ही नहीं ना जी। क्योंकि अभी तक हुज़ैफ़ा साहब एक मौक़िफ़ है, वो मौक़िफ़ उनके वकील की जानिब से कहा गया जिसका आपने जिक्र कर दिया। हुकूमत के पास तो कोई मौक़िफ़ नहीं है ना, अभी तक कोई डॉक्टर्स तो मिले नहीं कि जो इस बात को काउंटर कर सकें कि उनकी आंख किस हद तक मुतासिर हुई है। क्योंकि अब अगर गफलत हुई तो फिर जिम्मेदार कौन होगा और उसके खिलाफ कार्रवाई क्या की जाएगी? देखिए, अब हमने 2-3 मिनट की पेशेंट ऑडियंस देने ताकि मैं तीनों सवालों के आपके जवाब दूं। पहली बात तो ये, हुकूमत का मौक़िफ़ मौजूद है। पिम्स के सर्टिफाइड डॉक्टर्स ने जो प्रेस्टीज जारी की वही हुकूमत का मौक़िफ़ है। हम डॉक्टर तो है नहीं, ना मैं यहाँ बैठ के ये कहूंगा कि आंख बिल्कुल ठीक है, ना मैं ये कहूंगा कि पूरी बिनाई चली गई।
अल्लाह ना करे उनकी बिनाई जाए और उनकी आंख बिल्कुल ठीक हो और बेहतरीन उन्हें इलाज मिले, लेकिन बिला वजह बगैर डॉक्टर की जो है वो माहिराना राय के आप कोई भी राय कायम करें। दूसरी बात यह है कि नेग्लिजेंस तब है कि अगर बानी तहरीक इंसाफ ने तहरीरी तौर पर अपना जो है वो मेडिकल हिस्ट्री बताई कि मुझे 15-20 साल से, जो कि उन्हें है आंखों का इशू, और वो बताया जाता और सुप्रीम जेल ने फिर भी उनका इलाज नहीं कराया, फिर बाकी नेग्लिजेंस है। अगर उन्हें इतला नहीं दी और सिर्फ उन्होंने कहा कि मेरी आंख में जलन हो रही है और उन्हें ड्रॉप्स दिए गए, वो ठीक हो गए, और दूसरी दफा जब उन्हें जलन की शिकायत की उन्हें इमीडिएटली अस्पताल ले जाया गया और उनका बेहतरीन इलाज कराया गया, तो क्या जेल सुप्रीडेंट को या किसी को इल्हाम तो नहीं आएगा कि 75 साल के इसका प्रूफ अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहां से देगी? ना तो उनकी फैमिली की मुलाकात हो सकी नवंबर के बाद, ना दीगर मुलाकातें हो सकी। अगर सुप्रीडेंडेंट जेल को लिख के दिया है तो सुप्रीडेंडेंट जेल ही बता सकता है ना, या इमरान खान खुद बता सकते हैं? नहीं, उनकी जेल में कैमरे लगे हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जो ये ऑर्डर किया है इसकी हम फर्दर इंक्वायरी कराएंगे और जिस दिन का बानी तहरीक इंसाफ दावा करेंगे उस दिन के डीवीआर हम पेश कर देंगे कि ना इन्होंने कोई लिख कर दिया, ना अपनी मेडिकल हिस्ट्री बताई, ना ये बताया कि मेरी रेटिना का इशू है, ना अपने रेटिना की हिस्ट्री बताई। जेल सुप्रीम को इल्हाम तो नहीं आएगा। यानी हुकूमत ये इंक्वायरी करवाएगी, यानी ये बात, ये खबर है कि हुकूमत इस पर इंक्वायरी करवाएगी। वो इंक्वायरी कमेटी में कौन कौन होगा? देखिए, उसके अंदर ज़ाहिर जिम्मेदारान लोग होंगे जिसके ऊपर सब एतमाद करें, सुप्रीम कोर्ट का भी एक एतमाद हो। हम जो है ज़ाहिर बानी तहरीक इंसाफ की तरह व्हाट्सएप पे तो जीआईटी नहीं बनवाएंगे। इंशाल्लाह ताला जो भी टीम बनेगी जिम्मेदार, बाएतमाद और ईमानदार अफसरान होंगे। और उसमें पीटीआई के मेंबर्स भी होंगे? नहीं, पीटीआई का तो काम ही नहीं ना, ये तो इन्वेस्टिगेशन का काम है। इसमें तो पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान के ऑफिसर्स करेंगे या जेल के कुछ ऑफिसर्स होंगे या एफआईए के लोग हो सकते हैं। इसमें किसी सियासतदान का तो काम ही नहीं है, ना ही उनका मैंडेट है। और फिर मोहसिन नकवी साहब ने आज कहा कि 2 महीने तक इस्लामाबाद की जेल जब तैयार हो जाएगी तो जरूरत पड़ी तो इमरान खान को उधर भी मुंतकिल किया जा सकता है। तो इमरान खान को अब इस्लामाबाद जेल यहां से मुंतकिल किया जाएगा जहां पर तमाम तिब्बी सहूलियात उनकी मौजूद होंगी। देखिए, उन्होंने अगर जरूरत पड़ी कहा है और जरूरत पड़ी तो जाहिर है फिर तो लाहौर भी मुंतकिल किया जा सकता है, फिर तो मियां वाली भी जा सकते हैं, फिर तो डेरा गाजी खान भी जा सकते हैं। तो आप अगर को माइनस ना करें, मोहसिन नकवी साहब का अगर बरकरार रहने दें और जब वो वक्त आएगा तो फैसला हो जाएगा जी। क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सारी जिम्मेदारी हुकूमत पर डाल रही है और उसमें बेसिक उनका कहना भी ये है कि जो मुलाकातें नहीं होती रही ये उसकी वजह से हुआ। अगर मुलाकात, और फिर पहले भी बार बार जो धरने दिए गए अडियाला के बाहर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, वो इसी बात पर दिए गए कि इमरान खान की सेहत ठीक नहीं है, हमें मुलाकात करने दें ताकि हमें तसल्ली हो जाए। देखिए, बिल्कुल मैं अर्ज ये करूं कि 2 साल तक बानी तहरीक इंसाफ की हर हफ्ते में दर्जनों सियासतदान से मुलाकातें होती थी, दर्जनों वकला से, फैमिली की 2-2 मुलाकातें होती थी। आप कॉज तो देख रहे हैं लेकिन ये नहीं देख रहे कि इसका आगाज कहां से हुआ, यानी इस मसले का। आप बानी तहरीक इंसाफ के नाम ट्वीट्स को याद कर रहे हैं, ये कर रहे हैं कि अच्छी भली मुलाकातें चल रही थी। एक शख्स ने रियासत के खिलाफ इतना जहर उगलना शुरू किया कि रियासत को मुलाकातें बंद करना पड़ी, अदरवाइज वो इंतशार बाहर फैल जाता। महीना पहले जो फैमिली की मुलाकात हुई बहन को, तो आपने कोई आंखों का जिक्र भी नहीं किया, ये नहीं बताया कि मेरा धुंधलापन बढ़ता जा रहा है। बहन ने बाहर आकर ट्वीट से 3 महीने पहले, उज़ैफर साहब 3 महीने पहले, महीना पहले नहीं, बहन की मुलाकात जो ये हुई है, मुलाकात मेरे ख्याल से महीना पहले हुई है। जो एक मुलाकात हुई है रात के टाइम, महीना डेट पहले हुई है, आप चेक कर लें। नवंबर में एक बहन की जो मुलाकात हुई, हाँ जिसकी, हाँ वो महीना डेट पहले। तो उस मुलाकात के अंदर जिसका एक ट्वीट भी आया था मेरे ख्याल से, एग्जैक्ट डेट्स आप देख लेंगे, तो उसमें तो आपने नहीं बताया। अब आप क्लेम कर रहे हैं मुझे अगस्त से इशू था और अक्टूबर में मुझे बिल्कुल नजर आना बंद हो गया था, या अक्टूबर में मेरा मामला खराब हो गए थे, मैंने जेल सुप्रीम को लिख कर दिया था कि मेरा प्रोसीजर कराएं। तो ये बात अपनी बहन को क्यों नहीं बताई आपने? यानी आपके लिए किसी को गाली देना और अपना नैरेटिव बनाना ज्यादा जरूरी था, अपनी आंख का इलाज जरूरी नहीं था। अगर आपको अपनी आंख की खुद ही फिक्र नहीं है तो किसी और को कैसे फिक्र हो सकती है? सबसे ज्यादा तो इंसान खुदगर्ज अपनी जात के बारे में खुद होता है। अगर बहन आपकी आई थी, बहन को कहते कि सारे मामला छोड़ो भी, मेरी आंख का मसला बढ़ रहा है और मेरा ज़हर एक रेटिना का 15-20 साल से हिस्ट्री है, मैं 75 साल का आदमी हूं, तुम बाहर जाके बात ही कुछ ना करो, सिर्फ यही करो कि मैं एक आंख से अंधा हो जाऊंगा, मेरा इलाज कराया जाए। अगर एक बंदा अपनी बहन को खुद नहीं बता रहा, ये क्यों नहीं बताया? ये नहीं हो सकता कि आपको इतनी शदीद तकलीफ और अपना बताएं, क्योंकि उस वक्त तकलीफ मौजूद नहीं थी उस लेवल की। बानी को खुद भी नहीं पता था कि ये होने जाएगा। ठीक है, यानी 3 महीने का अरसा था, उसके बाद भी मुलाकात नहीं हुई, लेकिन हुकूमत अब ये कह रही है कि वो मुकम्मल 16 फरवरी से पहले बेटों से भी जो है वो फोन पर बात कराएगी और फिर मुकम्मल चेक भी कराया जाएगा स्पेशलिस्ट डॉक्टर से। बहुत शुक्रिया। वो अपने खसूसी वज़ीर-ए-आज़म उज़ैफर रहमान साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, प्रोग्राम में करेंगे एक ब्रेक, स्टे विद अस।
ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। आज कराची एक बार फिर सोग में डूबा है। काठौर के करीब ऑयल टैंकर, बस और कई गाड़ियों के दरमियान होने वाला हौलनाक तसादुम 13 कीमती जाने ले गया। इनमें 3 खवातीन और 5 मासूम बच्चे भी शामिल हैं। और यहां सवाल सिर्फ हादसे का नहीं, सवाल यह है कि सबसे ज्यादा रेवेन्यू देने वाला शहर आखिर किस जुर्म की सजा काट रहा है। कराची जो मुल्क की मईशत की रीढ़ की हड्डी है, लेकिन बदले में उसे टूटी सड़कें, खस्ता ट्रांसपोर्ट, पानी का बहरान और लाशें मिल रही हैं। सिंध पर 17 साल से मुसलसल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, मगर शहर के दुख कम होने के बजाय बढ़ते चले जा रहे हैं। यही शिकवे सिंध की ऑपोजिशन जमातें भी दोहरा रही हैं। उनका इल्जाम यह है कि कराची को दानिस्ता नजरअंदाज किया जा रहा है, इख्तियारात निचली सतह तक मुंतकिल नहीं किए जा रहे हैं और शहर को एक सियासी तजर्बागाह बना दिया गया है। इसी पस मंजर में जमात इस्लामी पाकिस्तान ने कल सिंध असम्बली के बाहर धरने का ऐलान कर दिया है। जमात के रहनुमा कहते हैं कि पीपल्स पार्टी की नाअहली के खिलाफ आवाम खुद मैदान में आएंगे। जीने दो कराची मार्च के बाद अब असम्बली के बाहर एहतजाज होगा। हाफिज नईमुर रहमान के मुताबिक यह धरना तालीम, सेहत और बुनियादी सहूलतों के लिए है, ना कि इक्तदार के लिए। दूसरी जानिब सिंध हुकूमत ने इस ऐलान को सियासी ड्रामा करार दिया है। सिंध के सीनियर वजीर शजील इनाम मेमन का कहना है कि जिस दिन धरना दिया जा रहा है उस दिन सिंध असम्बली बंद होती है, यानी एक बंद इमारत का घेराव महज तमाशा होगा। उधर पीपल्स पार्टी की साबिक इत्तेहादी एमक्यूएम पाकिस्तान भी खामोश नहीं। सीनियर रहनुमा फारूक सत्तार का मुतालबा है कि कराची को कौमी चार्टर में शामिल किया जाए, मौसर बल्दियाती निजाम दिया जाए, वरना मिलियन मार्च और मिलियन धरना होगा। मुस्तफा कमाल तो कराची को बराह रास्त विफाक के कंट्रोल में देने का मुतालबा भी कर चुके हैं। यूं कराची एक बार फिर सियासत, इल्जामात और एहतजाज के बीच खड़ा है। काठौर का हादसा हो, सानिया गुल प्लाजा या फिर पानी का बहरान, सवाल वही है, क्या कराची को कभी उसका हक मिलेगा? ऑपोजिशन के इल्जामात पर पीपल्स पार्टी का जवाब क्या है, इसी पर बात करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा नासिर हुसैन शाह साहब, जो कि वजीर बल्दियात भी हैं, वो हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया नासिर हुसैन शाह साहब आपके वक्त का। नासिर साहब, एक तो जरा ऑपोजिशन आपके खिलाफ सरगर्म है कराची में, सिंध में, उस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक और अफसोसनाक वाकया काठौर के करीब पेश आता है। अब 2025 में ही तकरीबन 803 लोग हादसात की नजर होते हैं और अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। फिर अब भी कभी डंपर, कभी ऑयल टैंकर, ये हादसात खत्म नहीं हो रहे। तो क्या कोई ऐसा मैकेनिज्म मौजूद नहीं है जो बड़ी गाड़ियों को और ट्रैफिक को कंट्रोल कर सके, इन हादसात को रोक सके? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। ये इंतहाई अफसोसनाक हादसा हुआ और जिस पे जिनकी जानें गईं उनके लवाहिकीन के दुख में शरीक भी हैं, उनसे ताज़ियत भी करते हैं। देखें, हादसा तो एक इंसानी जो गलती है कि कोई रॉन्ग साइड से आ रहा था या जिस लिहाज से ये एक्सीडेंट हुआ, फिर वो ऑयल फैला, फिर ज़ाहिर गाड़ियाँ स्लिप होती हैं, सब कुछ होता है। हम बिल्कुल किसी भी इन जो बहुत सारी चीज़ें आपने गिनवाई, इनमें से हम किसी चीज़ से भी बरी ज़िम्मा नहीं है, लेकिन ये ज़रूर गुजारिश करूँगा कि ये जिस रोड पे ये एक्सीडेंट हुआ है वो सिंध गवर्नमेंट के उसमें नहीं आता। वो जाहिर है फेडरल गवर्नमेंट, NHA और वहाँ पे मोटरवे पुलिस का ही सारा सिलसिला होता है, लेकिन जाहिर है हम इससे ख़ुद को बरी ज़ुम्मा नहीं समझते। हमारे सूबे में ही ये सब कुछ है। ये और बात है कि सिंध में जो NHA के रोड, रास्ते या जहाँ पे मोटरवे बनना चाहिए था, जो कराची जो मईशत में सबसे ज़्यादा जिसका हिस्सा है, सिर्फ सिंध की नहीं पूरे मुल्क की, पूरी दुनिया में मोटरवे पोर्ट सिटी से बनाए जाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ तो अभी तक मोटरवे नहीं है। ख़ास तौर पर हैदराबाद सक्खर वाला एक पूरा अहम सेगमेंट इस वक्त तक नहीं बन सका, और कराची हैदराबाद को भी आप मोटरवे नहीं कह सकते। ये जो रोड जिसको थोड़ा सा अच्छा, कथा कलामी की माजरत नाज़िर हुसैन शाह साहब, मेरी तो ज़िंदगी लाहौर में गुजर गई, लेकिन हमने कभी पंजाब हुकूमत को बल्दियाती सतह पर या ज़िले सतह पर इल्ज़ाम धरते हुए नहीं देखा। आप लोगों की हुकूमत है, वहाँ पर आप लोगों के पास इख्तियार है, नंबर्स हैं, आप तब्दील कर दें, मेजॉरिटी है। जो आपको लगता है कि ये इसमें रुकावट है, उस सारी रुकावट को उड़ा के ही परे मारें ताकि कराची के मसाइल हल हो जाए। देखें, इशू ये है कि बहुत सारी चीज़ों को समझने की ज़रूरत होती है, और ज़ाहिर है इस तरह की चीज़ों को हम आगे, अभी मिसाल के तौर पर भी आपने बताया ना कि दीगर सूबे जो हैं, फिर हमें बड़ी मिसालें दी जाती हैं कि जी दीगर सूबों ने तो अपनी BRT बना ली, दीगर सूबे तो अपनी बात करते हैं। आप क्यों रोते रहते हैं?
सिंध वाले क्यों, जब 18वीं तरमीम हो गई, NFC अवार्ड हो गया जी, सब कुछ अब तो माला माल हो गया, अब क्यों ऐसा होता है? लेकिन आप शायद हर साल PSDB की एक बुक बनती है जो वफाक का बजट है, जिसमें हज़ारों बिलियन जो हैं वो दीगर तरक्याती कामों में दिए जाते हैं। अगर वो आप थोड़ा सा उसको रिकॉल करें, 13 से 18 तक देखें, तो सिंध के लिए वो ही कराची भी जिसमें है, जो रीढ़ की हड्डी रखता है मईशत में, 2-3% से ज़्यादा आपको स्कीमें नहीं मिलेंगी। दीगर सूबों को अगर आप 300-400 अरब की दीगर स्कीमें दे देंगे, तो अगर वो अपने पास से 25 अरब रुपए किसी स्कीम पे लगा देते हैं और फिर हमें ताना खाने को मिलता है, तो नासिर साहब बड़ा आसान है, आप इत्तेहादी हुकूमत हैं, आप अगर इस बात पर नाराज हो जाते हैं कि पंजाब में आपको वो पूरा हिस्सा नहीं मिल रहा, आप इस बात पर भी कभी नाराज हो जाएं कि भाई कराची के मसले हल नहीं हो रहे? सुन तो लें, थोड़ा सब्र तो करें। आप हमें जान की अमान पाऊं तो कुछ अर्ज कर दूं, आपकी इजाजत हो तो। आप हमारे बड़े हैं, लेकिन ये है कि हम बार बार एक ही सवाल करते हैं, बार बार एक ही चीज को रिपीट करते हैं। मैं आपको यही बता रहा हूं, 13 से 18 तक की बात कर रहा हूं, जब हम अपोजिशन में थे। फिर 18 से जो ऑनवर्ड गवर्नमेंट रही, उसने तो खुलेआम कह दिया था कि सिंध हमारा है ही नहीं, और फिर उस PSDP की बुक में हम कहीं नजर नहीं आते थे। अब जरूर जब PDM की गवर्नमेंट बनी या उसके बाद कुछ हौसला अफजाई हुई, कुछ बेहतरी की तरफ गए, जाहिर है जब हम इत्तेहादी हुए, लेकिन वो भी ना होने के बराबर है। लेकिन मैं इसको छोड़ दें, अब दूसरे आपके जो सब, तो मैं ये कह रहा था कि ये नेशनल हाईवे फेडरल गवर्नमेंट के पास होते हैं, मोटरवे पुलिस वहाँ पे होती है, वहाँ पे सिंध गवर्नमेंट का कोई इस तरह का अमल दखल नहीं होता। और अगर कोई रॉन्ग साइड से आ रहा था तो उसको बिल्कुल नहीं आना चाहिए था, उसी वक्त उसको रोका जाता। अगर यहाँ पे वही मोटरवे होता जो दीगर सूबों में है, तो वो वहाँ पे अंदर आ ही नहीं सकते थे। लेकिन ये भी जाहिर है उसको बेहतर बनाया गया, लेकिन एक हादसा हो गया, एक जानी नुकसान हो गया। अब आ जाए आपके दूसरी जो सवाल था जो आपने अपने उसमें कहा, उस पर अगर आप मैं वो सवाल भी आपको दोहरा देता हूँ, वो सामने रख देता हूँ। एक तो आपके खिलाफ सियासी महाज बन रहा है, अब MQM कराची में मिलियन धरने की बात कर रही है और वो कह रही है कि कराची को नए कौमी चार्टर में शामिल करना होगा और वफाक के सपुर्द करने की बार बार वो बात कर रही है। वो भी आपकी तरह इत्तेहादी हैं हुकूमत के और वो दोस्त समझते हैं। मैं आपको अर्ज करूं, MQM पाकिस्तान जो है वो अपनी पॉइंट स्कोरिंग के लिए तो इस तरह की बात करती है। मैं भी आपको दूसरा क्लिप भी भेज देता हूं हमारे इंतहाई मोहतरम मुस्तफ़ा कमाल साहब का, कि कुछ अर्सा पहले तक वो अपने ही जो MQM के दीगर रहनुमा थे उन पर मुख्तलिफ इल्ज़ामात तो लगाते रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि ये कैसी बात कर रहे हैं कि ये वफाक के हवाले करने की, कराची की बात कर रहे हैं, क्योंकि उस वक्त भी ये मुतालबा किया गया था, बहुत साल पहले की बात है। मैं आपको क्लिप भेज रहा हूँ, आप ज़रूर चलाइएगा वो। दूसरी बात यह है कि एक तरफ तो MQM जो है वो डिवोलेशन की बात करती है कि पावर्स को मजीद जो नीचे कर दिया जाए, और दूसरी तरफ वो कराची को वफाक के हवाले करने की बात करती हैं। उनको तो चाहिए कि इख्तियारात की जो बात कर रहे हैं उस पर फोकस रहें। और इस वक्त भी आप चेक कर लें, पूरे मुल्क में अगर कहीं पे कोई बल्दियाती निज़ाम है और बाइख्तियार है तो वो सिर्फ सिंध में है। इसको आप ज़रूर चेक कर लें। पंजाब में तो खैर से इस वक्त तक इलेक्शन ही नहीं हुए। KP में जो इलेक्शन किए गए थे वो आप वहाँ के दोस्तों से, जो इलेक्टेड लोग हैं, वहाँ के मेयर जो हैं अपना पेशावर के, उनसे बात कर सकते हैं। आप दीगर लोगों से बात कर सकते हैं कि वहाँ पे क्या हालात हैं। तो इस वक्त भी अगर कोई बाइख्तियार बल्दियाती निज़ाम पूरे मुल्क में है तो वो सिंध में है, लेकिन उसमें मजीद इख्तियारात देने की ज़रूरत है, जिस पे हम काम कर रहे हैं। क्योंकि नासिर साहब, कराची पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी है और कराची पाकिस्तान की मौशी हब है, लेकिन उसी शहर के मसाइल हों, वहाँ पे पानी का हो, कचरे का हो, जराइम का हो, एक्सीडेंट्स के मसाइल हों या दीगर मसाइल हों, तो आपको नहीं लगता कि कमज़ोर बल्दियाती सिस्टम ही इसका जिम्मेदार हो सकता है? उसके अंदर कुछ ना कुछ तब्दील करना होगा ताकि अगर वो मसाइल एड्रेस नहीं हो रहे या उनकी तादाद कम नहीं हो रही तो फिर वो एड्रेस भी हो जाएं और वो हल भी हो जाएं। देखें, बेहतरी की बहुत ज़रूरत है, लेकिन जिस तरह की तस्वीर कशी की जाती है ना कि जी कुछ भी नहीं हो गया, कराची तो तबाह हो गया, कराची तो रहने के काबिल नहीं है, लिवेबल ही नहीं है, और पता नहीं क्या क्या, जिस तरह की सूरत हाल आप भी बता रहे हैं।
कराची पाकिस्तान का वाहिद शहर है जहां पे डेली लोग सिर्फ घूमने नहीं आते, कराची को देखने नहीं आते, कराची को बस में आकर बसते हैं। तो कैसे बसते हैं, क्यों रहते हैं जब कराची रहने के काबिल ही नहीं है। दूसरी बात मैं सिर्फ ये अर्ज कर रहा था कि यहाँ पे बहुत बड़े प्रोजेक्ट दिए हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में ने, और जितने फ्लाईओवर पहले कभी नहीं बने इन 17 साल में बने, जितने अंडरपासेस पहले नहीं बने इन 17 सालों में बने, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर दीगर पार्क्स बनाए गए, लेकिन बहुत ज़रूरत है। कराची का वॉल्यूम इतना है, कच्ची आबादियाँ इतनी बढ़ रही हैं, दीगर इलाकों पे इतना जोर है, वो नहीं बढ़े। फिर हम इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहते, बल्दियाती अगर कोई टाउन्स हैं वो हमारी ही जिम्मा है, हमने ही उसको बेहतर करना है। पानी का सिलसिला भी ये है कि कराची दुनिया का कुछ शहरों में से और पाकिस्तान का वाहिद शहर है जिसमें पानी की सोर्स जो है वो 200 किलोमीटर से पानी यहाँ पे लाया जाता है। जो पीने के काबिल पानी है वो 200 किलोमीटर से हम लेके आते हैं, कहीं से 90 किलोमीटर से लाते हैं, कहीं से 60 किलोमीटर से लाते हैं। कमी अपनी जगह पे है, उसको बेहतरी की कोशिश हम लोग कर रहे हैं। आप एतराफ कर रहे हैं, ये आपका बड़ापन है। और आपकी खास बात शाहजी ये है कि आप सख्त से सख्त सवाल का भी बड़े ही जो है वो धीमे अंदाज से जवाब देते हैं और तफसील से जवाब देते हैं। लेकिन 25 साल तक तकरीबन हो गए हैं वहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत को। अगर बिलावल हाउस तक आज भी टैंकर से पानी जा रहा है, टैंकर माफिया के इल्ज़ामात लग रहे हैं और कराची के मसाइल पर आज भी सिर्फ उन्हीं चीज़ों पर बात हो रही है, तो फिर कोई हल की तरफ तो नहीं गए ना हम, कोई हल तो नजर नहीं आया। और फिर जितने भी मेगा मंसूबे होते हैं उसमें ताखीर होती है। किसी और सूबे में फिर आप कहेंगे, किसी और सूबे की मिसाल दे रहा हूँ, किसी और सूबे की जब मिसाल दी जाती है तो वहां पर ये नहीं कहते कि फलां हुकूमत ये कर गई, फलां हुकूमत ये कर गई। यहाँ पर तो 17 साल से हुकूमत है। आज भी आप लोग इल्जाम एमक्यूएम पे लगा देते हैं कि वो सारा बेड़ा घर करके, 17 साल में तो कचरा साफ हो जाना चाहिए था। हम देखिए, हम उन पर कोई ऐसा इल्जाम नहीं लगाते, लेकिन जो हकीकतें हैं वो बयान करने की कोशिश करते हैं। आपने लॉ एंड ऑर्डर की बात की, आप मुकाबला करें लॉ एंड ऑर्डर का आज से कुछ साल पहले क्या था। जब पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट बननी थी उससे पहले जो मुशर्रफ साहब का टाइम था, मैं भी नाजिम था, 2 टेन्योर अपने डिस्ट्रिक्ट सक्खर का नाजिम रहा हूँ। पूरे सूबे में कॉन्वाय सिस्टम होता था। मैं नाजिम भी हूँ, अपने इलाके का छोटा मोटा ज़मींदार भी हूँ, सैयद भी हूँ, इस लिहाज से लोग ख्याल भी करते हैं। हमारे अपने गार्ड्स भी होते हैं, मुझे नाजिम के लिहाज से पुलिस के गार्ड भी मिले हुए थे, लेकिन कॉन्वाय के बगैर मैं एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट नहीं जा सकता था। इसी तरह और जितने भी लोग थे, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ये थी। कराची के हालात आपके इल्म में है। अब कहीं पे ऐसी सूरत हाल नहीं है कि आप कॉन्वाय सिस्टम हो या हो। ज़रूर एक वारदात भी नहीं होनी चाहिए, मैं ये नहीं कहता कि अभी ये हो रही हैं वारदातें, होती हैं, लेकिन मवाजना करें तो यही पीपल्स पार्टी जिसमें हमें वफाकी गवर्नमेंट की सपोर्ट भी रही, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज की, पाक फौज की, रेंजर्स की, हमारी पुलिस, बहुत कुर्बानियाँ दी हैं, तब जाके इस तरह का अमन हुआ है। नहीं तो कराची तो आपको याद है कि किस तरह जलाओ, घेराओ, हड़तालें, लोगों को जिंदा जला दिया जाता था, बोरी बंद लाशें आती थी, बत्ते की पर्चियां जाती थी। अब वो सूरत हाल नहीं है। काश ये भी जिक्र जब हमारी दीगर कोताहियों का करें तो थोड़ा बहुत इधर भी ले आया करें। पानी की जब ये टैंकर्स का इशू है, क्या टैंकर्स ये 2008 के बाद शुरू हुए, इससे पहले सैकड़ों की तादाद में इलीगल हाइड्रेंट होते थे। अब तो सिर्फ 7 या 8 हैं जो गवर्नमेंट और जो कोर्ट्स की डायरेक्शंस पर खुले हुए हैं, ताकि जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, ऑगमेंटेशन नहीं है, वहाँ पे पानी कैसे पहुँचाया जाए। तो इस वजह से ये ज़रूर है, लेकिन पानी पहुँचाना हमारा फ़र्ज़ है, इसमें कोताही ज़रूर हुई है। बहुत शुक्रिया। नासिर हुसैन शाह साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, प्रोग्राम में शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद खुश आमदीद। नाज़रीन, बांग्लादेश के 13वें आम इंतखाबात का मार्का बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने जीत लिया है। बांग्लादेशी इलेक्शन कमीशन ने 297 नशिस्तों के बाज़ाब्ता नतायज जारी कर दिए हैं, जिसके मुताबिक BNP इत्तेहाद ने 212 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल की, जबकि जमात इस्लामी की क़यादत में 11 जमाती इत्तेहाद 77 नशिस्तों पर कामयाब हुआ। इस्लामी आंदोलन बांग्लादेश ने एक और आजाद उम्मीदवार 7 नशिस्तों पर कामयाब हुए। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 12 फरवरी को होने वाले रेफरेंडम में 60.26% वोटर्स ने इंतखाबी इस्लाहात के हक में फैसला दिया। बांग्लादेश में ये इंतखाबात और रेफरेंडम क्या तब्दीली लेकर आएंगे, इसी तमाम सूरत हाल पर बात करेंगे। हमारे साथ बांग्लादेश से महत साहब मौजूद हैं। महत साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का।
मां साहब ये फरमाइएगा, एक तो इस वक्त पार्टी पोजीशन बड़ी वाजे है, बांग्लादेशी नेशनलिस्ट पार्टी जो है उसने वाजे बढ़तरी हासिल की है इन इंतखाबात के अंदर। जरा इलेक्शन के अंदर वो क्या चीज थी जिसने जो है वो बीएनपी की तरफ बांग्लादेशी आवाम को मदऊ किया और वो जीतने में कामयाब हुई? कौन सी ऐसी चीज थी जिसकी वजह से बांग्लादेशी आवाम ने मुंतखब किया इस जमात को? जी, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच। मैं बहुत खुश हूँ, आई एम रियली ऑनर्ड एंड रिस्पेक्टेड दैट यू इनवाइटेड मी। अच्छा, एक चीज बताओ कि बांग्लादेश, एक हमारा जो अवाम है, इन लोगों का एक माइंड फ्रेम है क्या, या फिर हम अवामी लीग के दिख झुके या बीएनपी के? तो इसके अलावा कुछ और हो सकता है, वो इन लोगों की उम्मीदें इतनी नहीं थे। और एक चीज हम आपने तो कहा 24 में एक बहुत बड़ा अपराइजिंग हुई। ये 24 के अपराइजिंग के बाद हम लोगों ने बहुत उम्मीद थे हम लोगों की कि जो ये नौजवान लोगों ने जो ये एक रेवोल्यूशन करके दिखाएगा, मगर हम लोग बहुत 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 निराश हुई हम लोग। और खुद नौजवान लोगों को जो ग्राउंड में थे, ग्राउंड में उन लोगों को लेकर लड़ाई में शामिल थे, उन लोगों ने कि आखिर कहा कि हम लोग तो ऐसे वैसे ही हमने खून बहाया, तो हमें क्या मिला? हाँ, सो इसीलिए तो कहा ठीक है, ये लोग तो वैसे ही हमारा साथ गद्दारी की है, तो ठीक है, हम लोग मेन स्ट्रीम में ही जाते हैं। ये चीज है। और एक चीज बताऊंगा, इन लोगों का कुछ चीज है कि तारिक रहमान वो 17 साल बाद देश में लौट आई। देश में लौटाने के बाद उन्होंने कहा हमारा पास एक प्लान है। सो इस प्लान के वो कहा और बहुत अच्छी खासे चीज कहा और बहुत सारे कमिटमेंट भी की। ना जाने ये होगा या नहीं, मगर हाँ, ये कमिटमेंट है। सो इसीलिए माहिर इमरान साहब, एक तो ये बताइएगा, जो इलेक्शन हुआ ये पिछले इलेक्शन से कितना बड़ा इलेक्शन था? टर्नआउट क्या ज्यादा रहा? क्योंकि जिस किस्म की वहां पर हाइप थी, वो जो एक पूरा इनकलाब आया, स्टूडेंट्स लेकर आए, तो उसकी वजह से क्या लोगों ने ज्यादा दिलचस्पी दिखाई? और दूसरा, एक्चुअल इश्यूज बांग्लादेश के इस वक्त क्या हैं जो कि इस पार्टी से या इसके मैनिफेस्टो से अलाइन करते हैं? अच्छा, मैं आता हूं। मैं कहूंगा कि हमारा एक्साइटमेंट कुछ ज्यादा ही थे, एक्सपेक्टेशन कुछ ज्यादा ही थे, मगर ये कल जो हुआ ये भी बहुत एक ये क्या हूं कि डिवास्टेटिंग और फ्रस्ट्रेटिंग है। इसीलिए ये टर्न आउट, दोपहर तक टर्न आउट थे 48 की 47 या 48 की तकरीबन इन्हीं के अंदर, और आखिर जाके मिले 60, तकरीबन 60%, इससे ज्यादा नहीं, मगर एक्सपेक्टेशन थे 75 से 85% टर्नआउट रहेगी। लेकिन अगर मैं कैटेगोरिकली ये जान सकूं कि 12 फरवरी 2026 को जो इंतखाब हुए और जो रेवोल्यूशन बांग्लादेश के अंदर आया, पहले का बांग्लादेश कैसा था और अब इन इंतखाबात के बाद का बांग्लादेश कैसा होगा? देखिए, बांग्लादेश, देखिए हमारा जो फंडामेंटल चेंज होने की बहुत बड़ा एक पॉसिबिलिटी थी, वो तो नहीं हुई। वो देखिए इस वक्त जो है, इन लोगों की क्या कहूं कि हसीना वाजिद के जमाने में हमने बात करते भी डरते हैं कि, और क्रिटिसाइज करते भी हम डरते हैं। हम कानून में बात करते हैं, ये मत बोलो, ऐसे मत बोलो, वैसे मत बोलो, अरेस्ट कर लेगा, ये कर लेगा, मगर इस वक्त भी हम खुलेआम हम कुछ कह सकते हैं। बहुत शुक्रिया माहिर इमरान साहब, बंगाली सहाफी हमारे साथ मौजूद थे और जो इंतखाबात बांग्लादेश के अंदर हुए उसके हवाले से अपनी राय का इजहार कर रहे थे। नाज़रीन, बांग्लादेश में तारिक रहमान की जीत की कहानी वोटों से शुरू नहीं होती, यह कहानी खून से शुरू होती है। जिनके वालिद को सदर होने के बावजूद गोलियों से छलनी किया गया, जिनकी लाश को रात की तारीकी में छुपाया गया, जिसे दफन करके दोबारा कब्र से निकाला गया। यह जिक्र बांग्लादेश के साबिक सदर जियाउर रहमान का है। जियाउर रहमान की कहानी एक फौजी अफसर से कौमी रहनुमा बनने तक जाती है, मगर अंजाम खूनी था। 1981 में चिटागांग में फौजी बगावत के दौरान उनको बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। लाश खुफिया तौर पर दफन की गई, जिसे फिर तलाश करके सरकारी एजाज के साथ दफन किया गया। उसी सदमे ने एक घरेलू खातून खालिदा जिया को सियासत के बेरहम मैदान में धकेल दिया। खालिदा जिया ने बेवगी के बाद पार्टी की क़यादत संभाली, पार्लिमानी निजाम बहाल किया, दोबारा वजीर आजम बनी, मगर उनकी सियासत मुसलसल इल्जामात, कैद और सियासी कशमकश में घिरी रही। उम्र के आखिरी हिस्से में भी बीमारी और जेल का सामना किया।
अब वो भी अपने शौहर के पहलू में दफन है। मां बाप की यह दास्तान तारिक रहमान के सियासी सफर का पसे मंजर है। जबकि तारिक रहमान को खुद भी कैद में डाला गया, उन पर तशद्दुद किया गया और सबसे बढ़कर उन्हें 17 साल की जलावतनी काटना पड़ी। ये वो खानदान है जिसकी पहचान सिर्फ ये दुख भरी कहानी ही नहीं बल्कि एक पाकिस्तान दोस्त सोच भी है। और अब बांग्लादेश के इंतखाबात ने नया मंजरनामा बनाया है। तो यही जख्म, यही माजी तारिक रहमान को एक बार फिर तारीख के इक्तदार के मरकज में ले आया है। तारिक रहमान की सियासत महज इक्तदार की ख्वाहिश नहीं, निजाम बदलने का इम्तिहान भी है। इन सब मसाइल से निकलकर एक बार फिर इंतखाबात जीतना बता रहा है कि तारिक रहमान आज पहले से ज्यादा पुख्ता, ज्यादा मजबूत है। अब सवाल यह है कि इंतखाबी फतह के बाद क्या यह खूनी वरासत, दुखों की सियासत और इल्जामात का बोझ इक्तदार की कुर्सी तक पहुंचकर हल्का होगा? बांग्लादेश को एक मुखलस रहनुमा मिलेगा जो आवाम के जख्मों पर मरहम रखेगा, या मंजर कुछ और होगा? इसका पता आने वाले दिनों में चल जाएगा। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।